तो क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी साहब के अंदर काबिलियत नहीं है? प्राइम मिनिस्टर नहीं, जीरो। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इतने काबिल है। अब ट्रम्प बार बार भारत का मजाक उड़ाते हैं नरेंद्र मोदी। आप नौकर बनेंगे तो बीजेपी पर अभी आरएसएस का कितना कंट्रोल है? आरएसएस चाहेगी तो कोई एक कदम नहीं उठा सकते। डरपोक तो आजकल तो सबसे नंबर 1 तो हमारी अखबार है। तो उनको सरकार ने बना दिया है ना डरपोक। तो मैं क्या करूं? एक्शन होगा, तो एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएगा, रेट पड़ेगी। तो यही है ना, मैं बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं करते। लेकिन आपने भी तो ट्वीट डिलीट किया है। क्या? कौन सी? पिछले दिनों एप्स्टीन फाइल पर एक ट्वीट आपने किया था, उसके बाद आपने उसको डिलीट कर दिया। तो मुसलमानों के लेकर के क्या प्लानिंग है आरएसएस? मुसलमान के लिए हम क्यों करें? मुसलमान भी हमारे हिंदू हैं, तो मुसलमान जैसे लगना चाहिए, दाढ़ी होना चाहिए, ये नॉट अलाउड। तुम जाके पाकिस्तान में करो, यहाँ नहीं होगा। मतलब दाढ़ी इंडिया में अलाउ नहीं है? नॉट। मुसलमानों को तो कुछ मिला भी नहीं आज़ादी के बाद। तो वो तो दूसरी बात है, चले जाओ, नहीं मिला। लेकिन जो मनुस्मृति है वहाँ तो खुद तकसीम किया गया है कि ब्राह्मण का अलग काम होगा, दलितों का अलग काम होगा। नहीं, आज भी दलित नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा है। तो मनुस्मृति में जो कुछ है वो सब प्रोपेगेंडा है। मनुस्मृति तो वो तो पुराना हो गया, हम नहीं मानते उसको। आरएसएस तो मानती है अभी। नहीं मानती, ये तो आपका प्रोपेगेंडा है। भारत का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप किसको मानते हैं? नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव। सबसे बड़ा गद्दारी की अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या गद्दारी की उन्होंने? और मोदी जो विदेश में जाता है वहाँ विदेशी महिलाओं के साथ लूट में रहता है, ये सब बातें आने लग गए हैं। क्यों इंडिया ईरान के साथ नहीं है, इजराइल के साथ? डरपोक हैं हम। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत पॉडकास्ट का एक नया एपिसोड। हमारे आज के मेहमान हैं सुब्रमण्यन स्वामी। बीजेपी के सीनियर रहनुमा है, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, कई मरतबा आप एमपी रहे, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। और आपकी ख़ास बात यह है कि आपने जहां से चुनाव फाइट किया वहां से आपको जीत मिली, खा वो महाराष्ट्र हो, नॉर्थ ईस्ट हो या फिर तमिलनाडु हो। दो मरतबा आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे। और इस वक्त बीजेपी में अगर कोई अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाता है तो वो सुब्रमण्यन स्वामी का एक बड़ा नाम है। मिल्लत टाइम्स में खैर मकदम है, वेलकम है आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने हमारे साथ बातचीत के लिए टाइम निकाला। आपकी जो इस वक्त सबसे बड़ी पहचान है, आप 2022 तक राज्यसभा एमपी भी रहे और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं आप। जनता दल से आपने सियासत का आगाज़ किया, तो आप क्यों अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हैं? और आपको डर नहीं लगता कि आपको जेल भेजा जाएगा या ईडी की जांच कराई जाएगी आपसे? लोकतंत्र में पार्टी के खिलाफ बोलना या ना बोलना तो ये तो हम मानते नहीं हैं। और दुनिया भर में जाइए, अमेरिका में और या लंदन में, कहीं भी जहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वहाँ कोई ये नहीं मानता है कि हाँ चुनाव के टाइम में आप खिलाफ वोट दोगे तो आप बाहर जाओगे, परंतु विचार रखने में आपका बदल आएगा तो उसमें कोई नहीं कह सकता। उसको अलग कर सकते हैं, बस इतना है। उसको पद में नहीं रखेंगे, वो इतना ही होगा। तो आप समझते हैं कि आपको जो कोई पद नहीं दिया गया है, हाँ, जिस वजह से आप बोलते हैं? मैं तो नरेंद्र मोदी की गलत बातें सब बाहर निकाल दूंगा। उसने अब इतनी गंदगी की है हमारे राजनीति में कि मैं तो बोल नहीं सकता, क्योंकि वो पार्टी का खिलाफ है। परंतु यदि मैं पद में होता तो ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि पद में होने के बाद मेरी जिम्मेदारी दूसरी बनती है। तो मुझे इतना है कि मैं अपने स्तर पर जो मैं बोल सकता हूँ मैं बोल देता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि क्या गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए? उसका नहीं, मैं कोई राजनीति के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी ये गलत निकली, वो गलत निकली।
मैं कहता हूँ उसने जो लड़कियों का दिल खराब किया, लड़कियों के साथ व्यवहार बुरा किया है, विदेशों में जाकर वहाँ के सफ़ेद चमड़ों के साथ उसने लड़कियों जो- का दिल खराब किया है? हैं? क्या कहा? आपने कहा लड़कियों का दिल खराब किया है। लड़कियाँ बिल्कुल उनको, वो तो कई लोग बॉम्बे है, कर्नाटक, उनके जो प्रांत है गुजरात से, उन्होंने कितने महिलाओं को दुखी किया। कई लोग तो अब अमेरिका भी चले गए यहाँ, क्योंकि वहाँ कोई नहीं मानता है। एक बार इनके साथ रहने के बाद कौन उनके साथ शादी करेगा? तो इस वजह से वो आपको करीब नहीं रखते या कैबिनेट में नहीं, आपको जगह नहीं वो मिली? समझते हैं कि मैं जानता हूँ सब। मैं इतना है, मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, तो कुछ ऐसी बातें तो मैं बोल दूंगा। कैबिनेट होगा तो मैं कैबिनेट के अंदर बोलूँगा, और कैबिनेट बाहर रखोगे तो मैं कहूँगा कि भाई ये तो पार्टी में बुलाओ, मैं इसमें स्पष्टीकरण दे दूंगा। मैंने सुना कि आप 75 प्लस के हैं, इस वजह से आपको कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है, और क्योंकि यही रूल है बीजेपी का। तो कोई रूल नहीं है ऐसा, ये तो इनकी बनावटी है। किनका बनाया हुआ रूल? अब ये 75 नहीं है, अब तो 75 पार कर दिया, क्यों नहीं जा रहा है? वो सब तरीका है बाहर रखने के लिए। ये तो आपको, अटल जी को क्यों, चूंकि आप लोग की तो कुर्बानी है, अटल एल के अडवाणी ने तो बीजेपी को यहाँ तक पहुंचाया था पूरी कोशिश हाँ, करके। उसी को, उसको तो कहीं जाकर बैठा दिया ना। तो क्यों बैठाया एल के अडवाणी को? मैं उनसे पूछो, मुझे क्यों पूछ रहे हो? मैं कल्पना कर सकता हूँ कि वो जो सीनियर आदमी है तो उसके नीचे काम करने के लिए इसको तैयार ही नहीं थी। तो बीजेपी को भी कंट्रोल कौन कर रहा है? किसकी पॉलिसी चलती है बीजेपी में? तो होनी चाहिए आरएसएस, बट आरएसएस एक हद तक जा कर सकती है। आरएसएस ने बनाई थी जनसंघ को कि क्योंकि कांग्रेस उनके ऊपर प्रहार कर रही थी और वो पार्लियामेंट में कर रही थी, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे ग्रुप बनाएंगे जो पार्लियामेंट में जाएगी और हमारी बात कहेगी, क्योंकि कोई और नहीं कह रहा था। और कांग्रेस खूब इनकी दुनिया भर के झूठ बोल रहे थे, तो वहाँ से शुरू हुई थी। फिर धीरे 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 ये बड़ी, क्योंकि एक हमारे देश में एक हिंदुत्व का एक लहर आया, क्योंकि जो कांग्रेस कर रही थी उससे लोगों को चिढ़ आने लग गया कि भाई हमने पाकिस्तान बनाई थी, तो हिंदू को कम से कम एक जगह तो होनी चाहिए। और सब मुस्लिम वोट के कारण, ओनली, नथिंग, कुछ करने के लिए नहीं। कांग्रेस वोट के कारण कर रहे थे। हाँ, वोट ऐसे ही। तो वहाँ से ये शुरू हुआ कि भाई हिंदुओं को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के जो विभाजन है, कोई ब्राह्मण है, कोई ये क्षत्रिय है, कोई ये है, उस सब को ऊपर उठ के मैं हिंदू हूँ, वो कहने के लिए आरएसएस का योगदान था, और इसको मैं सराहना करता हूँ बीजेपी को बनाने में। और ये कि हिंदुओं को ये जो जात है उसको, उससे ऊपर उठना। लेकिन जो मनुस्मृति है वहाँ तो खुद तकसीम किया गया है कि ब्राह्मण का अलग काम होगा, दलितों का अलग काम होगा, नहीं, और आज भी दलित। ऐसा कुछ नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा है। तो मनुस्मृति में जो कुछ है वो सब प्रोपेगेंडा है। किसमें? स्मृति में नहीं, मनुस्मृति में। मनुस्मृति तो वो तो पुराना हो गया, हम नहीं मानते उसको। आरएसएस तो मानती है अभी। नहीं, कोई नहीं मानती, ये तो आपका प्रोपेगेंडा है। नहीं, मेरा क्यों प्रोपेगेंडा रहेगा? और ये कहूँगा, क्योंकि मैं बार कितने बार हम लोगों ने कहा कि हम मनुस्मृति को नहीं मानते। तो मत देखो, हमारी एक है जो भगवान की दी हुई रास्ते, और दूसरा है जो राजा महाराजा ये लोगों ने बनाई थी। राजा महाराजा ने जो बनाई थी उसको बदल सकते हैं। सिर्फ जो भगवान कृष्ण बोलता है इनको, जो हमारे लोग युद्ध में आए थे उनको सबको, उनको उन्होंने जब अपनी बात कही थी उसको हम विशेष मानते हैं। तो जो मनुस्मृति है वो रिलीजियस बुक नहीं है? नहीं, वो हमारी
किसी ग्रंथ में कहीं तो नहीं। फिर उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? उसी कौन वजह है? से हम तो सजा बोलते टेक हैं, के आता तो है। मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, मैं नहीं लेकिन मानूंगा। आप आरएसएस के लीडर नहीं है ना। तो आरएसएस के लीडर ना कहें, तुम्हारे के कारण उनको कहना है, ऐसा है वो, मैं उनको क्यों कहूँ? वो उसकी सराहना भी नहीं करते, एक जगह भी नहीं बता सकते कि मनुस्मृति क्यों करना है, इतना यही उसकी बुराई नहीं करते। उसकी बुराई नहीं करते, या कभी नहीं कहते कि हम मनुस्मृति को नहीं हाँ मानते। हाँ हाँ हाँ, नहीं क्यों कहना है कि मैं नहीं मानता? फिर तो आप किसी के दबाव में आ गए, इसके यही अर्थ होगा। दलित तो यही मुतालबा करते, जो दलित लीडर्स है कि वो। नहीं नहीं, बहुत दलित हमारे पार्टी में है आजकल, वो सब गया। तो बीजेपी पर अभी आरएसएस का कितना कंट्रोल है? बीजेपी आरएसएस चाहेगी तो कोई एक कदम नहीं उठा सकते, पर वो नहीं करती। वो तो जब जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को बैन किया, जी, झूठे आरोप में कि तुमने इसको महात्मा गांधी को मार दिया, ये बकवास। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन किया था। नहीं, वो सरदार पटेल होम का मिनिस्टर तो बैन वही थे करूंगा साहब। क्योंकि मोदी ने, एक्सक्यूज मी, राजा, अब जवाहरलाल नेहरू ने कहा उनको, प्राइम मिनिस्टर ने, कि इनको बैन करो, तो होम मिनिस्टर तो थे वो तो कैसे ना कह सकते हैं? जी। फिर उसको रिजाइन करके आना पड़ेगा और डिसमिस कर देगा वो। जवाहरलाल नेहरू उनको डिसमिस कर देता, नहीं मानते तो उन्होंने किया, और बहुत रोए बाय द वे। जी, सरदार पटेल ने जब इनकी जो बैन हट गई तो रोए। इस वजह से कि बैन लगाना पड़ा था उनको। हाँ, कि उनके कारण ये हुआ। अच्छा, बीजेपी में अभी कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, या जो अभी बीजेपी के सदर है नितिन नवीन? नहीं नहीं, जहाँ तक पार्टी का सवाल है, जी, उसमें हमारे दो लोग हैं जो हैं, वही हैं, और कोई नहीं है, और किसी के कोई सुनता नहीं है। आई मीन, किसी को सुनने नहीं देंगे। मैं बोलने चाहूँगा तो मुझे तो किसी पोजीशन में नहीं रखा, तो मैं बोलता हूँ, कुछ नहीं करते, करेंगे तो हंगामा हो जाएगा, तो इसलिए नहीं करते। परंतु बाकी और कोई करेगा, निकाल देंगे, मुझे निकाल नहीं सकते। तो आपने बीजेपी को क्यों चूज किया? आप जनता दल में थे, आप 2013 में बीजेपी में। नहीं, जनता दल का विलय हुआ था बीजेपी से। तो क्यों बीजेपी से विलय कराया? क्यों बीजेपी से विलय कराया जनता दल का आपने? सदर आप ही थे उस वक्त। क्योंकि जो जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा दिया और सरकार को गिराया, उसके बाद कहा कि हम सब लोगों को एक होना चाहिए। हमारे वैसे सिद्धांत कभी अलग नहीं था। वैसे जनता दल जो, या जयप्रकाश नारायण का जो मूवमेंट था। नहीं, उसको तो जनता पार्टी। जी, जनता पार्टी। हाँ। तो उस मूवमेंट को कितना सपोर्ट था आरएसएस का, संघ का? सब 100%। नहीं तो आरएसएस के बिना तो चुनाव नहीं कर लड़ सकते हैं। जो सारी जो कार्यकर्ताओं को हमने लाए इमरजेंसी के बाद सब इधर उधर तितर बितर हो गए थे। फिर आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने सब जगह के जो भी प्रचार करनी थी, ये करनी थी, सब आरएसएस ने किया था। तो इसीलिए आरएसएस के बारे एक जयप्रकाश नारायण ने खुद आरएसएस के बारे में उन्होंने प्रशंसा की कि भाई तुमने ये किया जरूर। और सबसे बड़ा गद्दारी की अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने? हाँ, क्या गद्दारी की उन्होंने? मैं कह रहा हूँ, आरएसएस इसीलिए इनके खिलाफ थी। और मैं अटल बिहारी का धज्जी उड़ाता था, कुछ कर नहीं सकते थे। तब उनके खिलाफ भी बोलते थे? बहुत तो फिर आप अलग हाँ, थे। तो उसके गवर्नमेंट में तो नहीं था ही नहीं। जी, तो सदा अपोजिशन में थे। तो नहीं, पूरी आजादी। अपोजिशन में नहीं था, मैं पार्टी में था। जिस लेकिन पार्टी में अटल बिहारी था उसमें मैं था। लेकिन कोई मिनिस्ट्री और आपको नहीं थी जब? नहीं थे, जैसे आज है। तो ये है ना समस्या। ये जो लोग हैं अनपढ़ लोग, वाजपेयी तो क्या था, तो सिर्फ कोई तो वो कवि थे बहुत बड़े। हाँ? कवि थे बहुत तो बड़े। कवि से तो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, क्या बात करते हैं। तो क्या क्राइटेरिया आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर होने के उसको लिए? होना चाहिए, इकोनॉमिक्स जानना चाहिए, पॉलिटिक्स जानना चाहिए, सोशलिज्म जानना चाहिए,
बस इन्हीं अनेक जो सिद्धांत हैं उसको जानना चाहिए। तो क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी साहब के अंदर काबिलियत नहीं है प्राइम कुछ मिनिस्टर, नहीं, जीरो। लेकिन देश को उन्होंने आगे बढ़ाया? उस समय बनाने की कारण ये था कि अडवाणी के ने जाकर कह दिया कि मुसलमानों को भी साथ जोड़ना है, तो उसमें आरएसएस चिढ़ गई। तो ये क्या अडवाणी साहब ने कहा था कि मुसलमानों को जोड़ना है? और मुसलमानों को जोड़कर हमारी पार्टी में लाना है। कब की बात है ये? ये 13-14 की? जहाँ उसके पहले। अच्छा। आई थिंक इट 2010। अच्छा, 10 की। हाँ। तो आरएसएस को ये बात फिर चिढ़ गए कि भाई हम अब तो मुसलमानों को रख सकते हैं, कोई आए और हमारी बात, हमारे सिद्धांत से हम पसंद हैं, हम उसके अनुसार रहेंगे, ऐसा कोई मुसलमान कहेगा? हम नहीं कहेंगे कि तुम अपने धर्म बदल दो। जी। हाँ, हम आपके संस्कार हमारी होगी। ऐसे लोगों को लेते थे, पर अडवाणी ने कहा कि नहीं, जिन्ना भी बहुत अच्छे थे, सब तारीफ की पागल थी। बन के थे। तो कैसे बदल गए एल के अडवाणी? मैं नहीं जानता, वो सोचे होंगे कि इससे मेरी पब्लिक इमेज अच्छी हो जाएगी। तो नरेंद्र मोदी को क्यों बनाया गया? इस वजह से कि उस समय वो उस समय वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। जी। यद्यपि उन्होंने बहुत अन्याय किया कई लोग अच्छे लोगों के साथ, परंतु उसने उसके प्रचार में तो बहुत तेज़ है ना, तो सारा जो मैंने किया गुजरात में, क्योंकि गुजरात में कभी हम पावर में नहीं आए थे, तो अच्छा। वो हाँ इन्होंने पावर में लाए, परंतु वो जिसको उसने मार दिया था वही उसी ने लाए थे। उसके नाम वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बनाया था, इन्होंने उनको मार दिया। तो आप कह रहे कि 2002 का जो गुजरात राइट था, हाँ, उसका भी फायदा हुआ? उसका फायदा तो मोदी का हुआ ना, प्राइम मिनिस्टर बनने में भी उन्होंने इसका हाँ फायदा? नेचुरली। आप मुसलमान आकर हमारे हिंदू कुछ भी करें, कितना भी कुकर्म करें, पर मुसलमानों ने आकर घुस के रेलवे स्टेशन में कितने लोगों को उन्होंने मारा था। हाँ, गोधरा की बात आप कर रहे हैं? हाँ गोधरा, हाँ। तो उसे वो काफ़ी है, फिर उसके बाद लोग भड़क गए। तो नरेंद्र मोदी को जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो पहले से तय था या नहीं, पहले से नहीं तय था। जब अडवाणी का दुर्व्यवहार हुआ कि उसने कह दिया कि जिन्ना भी अच्छे थे तो उन्होंने कहा, उसके बाद ये एक चेहरा मिला जिसकी बुनियाद पर हिंदू ये मुत्तहिद चीफ हो। मिनिस्टर था। और चीफ मिनिस्टर, यद्यपि कई लोगों ने आरएसएस से कहा था कि भाई ये आदमी ठीक नहीं है, गुजरात के जो आरएसएस लोग थे। अच्छा। कहा कि भाई अडवाणी को रखकर और भी बुरा होगा, और कौन है, ये ऐसी है। और मैं उस समय मैं जब ये वाजपेयी ने जनता पार्टी को तोड़ा, जी। मैं गया नहीं, मैंने कहा ये क्या किया कि जयप्रकाश ने बनाया था, मैं नहीं छोड़ के आऊँगा। और मैं कई सालों के लिए जनता पार्टी चलाई, जीत कर आया, ये सब किया। और बट अडवाणी जो हैं उन्होंने ये यानी ये जो मोदी कह रहा था उसके बिल्कुल उल्टा कह रहा था, तो कार्यकर्ताओं में अडवाणी पर नफरत हो गई। मोदी की मकबूलियत बढ़ती गई, इनको लोग पसंद करने लगे। हाँ नहीं, वो तो शुरू से आरएसएस के लोग तो यही कहते हैं ना, मुसलमानों ने हमारे साथ अन्याय की। तो बीजेपी अब मुसलमानों से दूर क्यों है? अब तो पावर है, सब कुछ है, तो बीजेपी दूर है। अब मुसलमान पास आ जाएं, कितने में मुसलमान पोजीशन में है, मैं दिखा दूंगा आपको।
नहीं, टिकट नहीं दिया जाता है, एक मिनिस्ट्री नहीं है किसी को, टिकट ऐसे ही आ जाएंगे तो नहीं। वो प्रचार, ये यदि एक मुसलमान वो आरएसएस के जो ये जो उनकी जो काम होती है उसमें रहेंगे तो ठीक है। आरएसएस तो एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इट इज नॉट कल्चरल, बिल्कुल कल्चरल। अगर आप मुसलमान से कहें कि अपने धर्म को छोड़कर हमारे नहीं, यहाँ आ जाए, तो फिर धर्म तो को क्या छोड़ने मतलब के लिए हुआ? कभी नहीं कहेंगे। तुम आरएसएस के जो भी उनकी जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जाइए, कभी नहीं ये सवाल उठेगा कि आप क्रिश्चियन हैं या आप मुस्लिम हैं। लेकिन आरएसएस तो हिंदुओं के लिए काम करती है ना। नहीं, आरएसएस हिंदुओं के लिए जरूर प्रोटेक्शन के लिए करेगी। उनके साथ कोई हिंदू के नाम पर कुछ गंदा काम करेंगे, कोई करेगा तो वो आ जाएंगे समर्थन के लिए। क्यों नहीं आना चाहिए? हम 86% हैं, हमारे साथ 84% हैं, और हमारे साथ दंगे हुए, होता था तो सरकार का फेलियर है दंगा होना ना। होना था तो ठीक है, बट उस समय जब हो रहा था तो कोई तो आकर के रुकना चाहिए ना। किसी के घर में घुस जाते हैं तो दंगे में तो दोनों तरफ से मारे जाते हैं। मैं तो मानता हूँ, बट ये कहना कि मुसलमान बेचारे थे, ऐसा नहीं है। और सरकार का फेलियर, अगर कहीं दंगा हुआ, सरकार का फेलियर हुआ, कांग्रेस का तो सब जगह में फेलियर हुआ ना, यूपी में हुआ, बहुत हुआ। तो अब बीजेपी क्यों मुसलमानों से दूर है? अब क्यों नहीं चाहते कि आप अब तो कोई एक मुसलमान के लिए कोई यूपी बीजेपी ने कुछ किया है? कुछ नहीं किया, कुछ विरोध नहीं किया। उसको पक्ष में नहीं, वो तो पक्ष में क्यों बोलेंगे? मुसलमान खुद आकर कहें कि मैं ये जो आपके सिद्धांत है उसको मैं मानता हूँ, सिद्धांत पर नहीं, मतलब क्या सिद्धांत जिनको मानना चाहिए? कि हम एक ही शादी करेंगे, दो शादी नहीं करेंगे। अच्छा, ये एक सिद्धांत हुआ। ये तो है ही, ऐसे हैं। आप और क्या सिद्धांत आप गाय को नहीं खाएंगे तो मुसलमान तो अभी कहा मुसलमानों ने कि हम गाय नहीं काटेंगे, आप गाय को नेशनल एनिमल करार दीजिए, राष्ट्रीय माता बना दीजिए। नहीं, तो अब रहा है उस समय जब तो अभी तो कहा अभी आ जाए तो। और यूपी और में तो पहले से बैन है। कोई भी मुसलमान बीजेपी में आएगा, कोई नहीं ना कहेगा। यूपी में गाय, यूपी बिहार में बहुत पहले से बैन है। अब गोवा में बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ बैन एक दूसरी बात है। हम पावर में आ गए, बैन कर दी और मुसलमान मान ली, नहीं तो जेल में जाएंगे, है ना। ये तो कानून बनाना तो सरकार की जिम्मेदारी है। कानून बनानी तो सरकार की जानी है। ये तो महात्मा गांधी साहब ने भी मूवमेंट चलाया था। कांग्रेस ने नहीं किया तो मुसलमानों ने विरोध किया, नहीं आपको करना चाहिए। लेकिन गाय वाला जो मामला है तो महात्मा गांधी ने भी इसके खिलाफ मूवमेंट चलाया था। हाँ, कि गाय गांधी चलाया था, पर जवाहरलाल नेहरू तो इसकी मजाक करते थे। गांधी ऐसा कर रहे हैं, क्या है। तो गाय को तो चलिए मुसलमानों ने मान लिया, मुसलमान तो कह रहा राष्ट्रीय माता बनाइए दीजिए गाय को, हम एग्री करते हैं। राष्ट्रीय ये वो बनाने की जरूरत, लेकिन अब उनको काटो मत, बस दैट्स ऑल। नहीं काट रहे मुसलमान। मैं कहाँ कह रहा हूँ काट रहे हैं, ये उल्टा सुल्टा आप बोलते रहते हैं। आप करेंगे तो बुरी तरह हाल होगी, मत करिए। ये कहना कि हम करते नहीं है, ये कोई कृपा नहीं की आपने। हम नहीं, वैसे गाय पर अच्छा ये है, अभी योगी ने भी जवाब दिया क्या कि गाय जानवर नहीं है, माता है हमारी। तो उनसे लोगों ने ही मुतालबा किया कि अगर आप नेशनल एनिमल करार देंगे तो गायों को बेचना भी लोगों को, किससे बेचना नहीं बेचना, कहाँ गायों की असेंबलिंग हो रही है, गायों की आप बेचोगे और वो उसको काटेंगे, नॉट अलाउड। हिंदू मुसलमान को दे दें। अब बंगाल में अभी कहा कि 14 साल तक की गाय है तो उसके बाद आप काट सकते हैं। कौन कहा? अभी शुभेंदु अधिकारी साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया कि जिस गाय की एज 14 साल हो चुकी है उसको काटा जा सकता है, उसकी कुर्बानी काटा सकता है, कोई भी काट सकता है। नहीं, तो मुझे देखना पड़ेगा, ये मैंने नहीं, अभी बड़ा पॉपुलर हुआ। अरे वो पॉपुलर से मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो लोगों ने इस पर भी सवाल उठाया कि कागज देने, वो लोग तो 1950 का लॉ था, वो मैं सब नहीं सुनूंगा जी। मुझे कागज दो और मैं पढ़ के बताऊंगा। हाँ, ये तो बड़ा वो हर जगह अवेलेबल है। आपने वो आप कहते। तो और क्या बीजेपी के सिद्धांत है जो सिद्धांत तो गाय ये सब नहीं।
हम चाहते हैं कि हमारे देश में सोशलिज्म नहीं होना चाहिए। मतलब सोशलिज्म क्या नहीं होना चाहिए? सरकार न्यूनतम आनी चाहिए। जो व्यवहार हो रहे हैं या जो बेचना मांगना, ये सारी चीज़ों में सरकार नहीं आएगी, उसको राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी। तो मुसलमानों के लेकर के क्या प्लानिंग है आरएसएस मुसलमान बीजेपी के की लिए हम अभी? क्यों करें? मुसलमान भी हमारे हिंदू हैं, यानी हिंदुस्तान के हैं। जी। तो और क्या चाहिए? कोई किसी के साथ अन्याय हुआ, बोला बता दो, उसको बराबरी होगी। अब मुसलमान को कोई हिंदू कोई मुसलमान को मार देगा तो उसको छुएंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं, जैसे अभी लगता है कि दो कानून देश में चल रहा है। अब उत्तर कौन प्रदेश कहता में है? किसी क्राइम में कौन अगर कहता है? एक आम फीलिंग है। दिखाइए भाई, मुझे दिखाओ, मैं तुरंत केस डाल दूंगा। अब जैसे मैं बता रहा नहीं, हूँ अब ये ऐसे ही बोलते हैं कि अगर कोई मुसलमान क्राइम में ऐसा पाया नहीं गया है, या आप लिख कर दो, तो उसको, या आप लिख कर दो तो मैं कोर्ट नहीं, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ हाँ, ये एग्जाम्पल कि अगर कोई मुसलमान किसी क्राइम में पाया जाता है तो उसके घर को बुलडोज कर देना, हाँ हाँ उसका एनकाउंटर कर देना। ऐसा मैंने अगर बहुत सुना। मुसलमान नहीं है तो ये सब मैं बहुत सुन रहा हूँ, और मैंने एक भी मुझे किसी ने लिख कर दिखाया या नहीं। तो खबरों में है, जिसको खबरों में दिखाइए। अब इंडियन अगले एक्सप्रेस बार आप खोलिए, हिंदू खोलिए, आएंगे, दूसरा बार आएंगे तो उस समय के लेकर अच्छा आइए। मैं प्रिंट आउट लेकर के हाँ आऊंगा क्योंकि क्या मैं हो नहीं रहा है। मानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ। तो आगे इस देश देखो, में मेरी पत्नी ये पारसी है। मेरी लड़की दो लड़की में एक ने मुसलमान की, उसको मुसलमान कहना ही गलत है, बट क्योंकि वो मानता नहीं है, उसकी माँ हिंदू है। अच्छा। अभी भी हिंदू है। ये बहुत उच्च स्तर पर, ये फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के इसमें था। जी। मिनिस्टर नहीं, जो सरकारी होती है, सरकारी लेवल में बड़े पढ़े लिखे लोग, तो हमने इसका विरोध नहीं किया। तो ये जो बनाई है ना, तो मुसलमान जैसे लगना चाहिए, दाढ़ी होना चाहिए, ये नॉट अलाउड। तुम जाके पाकिस्तान में करो, यहाँ नहीं होगा। मतलब दाढ़ी इंडिया में अलाउ नहीं है? आई विल नॉट ऐसे ही कि मार दूंगा या ये कर दूंगा, बट मैं कहूँगा कि ये गलत है। और नौकरी के लिए आएगा तो कहेंगे नहीं भाई, तुम दाढ़ी टोपी बनने वाला आदमी, नहीं रखूंगा। हाँ, नौकरी का तो यूनिफॉर्म हर एक के लिए जैसा होना चाहिए। तो यही है ना, मतलब होता है कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन, यही किसी तो है। कम्युनिटी को आप अलाउ कर रहे हैं, किसी ठीक को है, नहीं। नहीं किसी का ऐसा कोई नहीं, ये तो सब प्रोपेगेंडा है। मुझे बता दो, एक दे दो मुझे, मैं यहाँ रहता हूँ, हौस खास, इसका नाम तो नहीं बदला ना। नहीं, आप जहाँ हो तो निजामुद्दीन है। निजामुद्दीन, उसको भी ये नाम नहीं बदला ना। मुझे कई लोग कह रहे थे आप क्यों नहीं नाम बदल देते हैं। मैंने कहा क्यों? तो आप नाम बदलने वाली सियासत से नहीं, मैं तो किसी का नहीं हूँ। मैं तो क्या ऐसे ही किसी को ऊपर थोपने का सवाल ही नहीं है। हाँ, सारे मुसलमान यहाँ जो रहते हैं आकर कहेंगे भाई निज़ामुद्दीन नाम निकाल दो, हमें बड़ी आपके कैसे ताल्लुकात हैं मुसलमानों से, जिनसे हैं, कैसे आप आपके रिश्ते हैं? मुसलमान से पूछिए, मुझे क्यों पूछिए? आपको कैसे लगते हैं? अरे देखो, मेरी पत्नी पारसी है जी। मेरे दामाद एक मुसलमान है। मुसलमान के, उसके कम से कम उसके पिताजी मुसलमान है। और वो कहता है कि मैं मुसलमान भी नहीं हूँ, मैं हिंदू भी नहीं हूँ, वो कहते हैं ऐसा। जी। तो मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि इससे शादी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मुसलमान का बेटा है, ऐसा तो नहीं कहा। अच्छा, अभी जो हिंदुस्तान में बीजेपी की हुकूमत है, तीसरा टर्म चल रहा था, क्या लगता है आपकी पार्टी की अभी कब तक आगे सरकार रहेगी बीजेपी की? बीजेपी तो बहुत दिन चलेगा, क्योंकि बाकी सब टुकड़े टुकड़े हैं। परंतु अभी बीजेपी का जो कामकाज है जी, उसमें लोग अब मुझे भी कहते हैं कि इसको ठीक करो। और मोदी जो विदेश में जाता है, वहाँ विदेशी महिलाओं के साथ लूट में रहता है, ये सब बातें आने लग गए हैं। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी सुधरेगा नहीं
और मैंने इसके बारे कहा भी है आरएसएस को कि नहीं सुधरेगा और ये मोदी का जैसे चलेगा तो हम जीत नहीं सकेंगे ऑल इंडिया। अवाम में बात है क्या इस तरह की चर्चा? नहीं, हवा में नहीं है ये तो। मैं आरएसएस के साथ बात करूंगा तो किसी और को नहीं पता लगेगा। मैंने आज तुम्हें आपको तो जैसे ये था कि 2026-27 में नरेंद्र मोदी रिजाइन करेंगे, किसी और को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, ऐसा 75 कहते साल हैं उनकी एज भी हो ऐसा जाएगी। कहते हैं, वो तो नहीं चाहेगा क्योंकि उसको पता है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो उसको कहीं जाकर छुपना पड़ेगा। कई लोगों के साथ उसने अन्याय की ना, तो देखो अगला फेज कौन है प्राइम मिनिस्टर का? वो क्या अभी कहने से उसका भी दुर्दशा होगी। अभी किसी का नाम नहीं लेंगे। तो बीजेपी जो लगातार जीत रही है तो उसमें आपको नरेंद्र मोदी के काम का असर दिख रहा है या अपोजिशन की नाकामी? ऐसा किसी हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे विरोधी सब, उनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। विरोधियों के पास कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। कांग्रेस क्या टुकड़ा टुकड़ा हो गया ये। और कांग्रेस ये नेहरू परिवार को रख के कभी नहीं जीत सकते, कभी नहीं जीत सकते। लेकिन नेहरू परिवार की वजह से तो कांग्रेस अभी तक जीतती रही है। कहाँ जीती है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। वो तो वही कह रहा हूँ ना, अब नहीं जीत सकती है। अब नहीं जीत सकती, ऐसा क्या है? लोगों को पढ़े लिखे ज्यादा हो गए तो नेहरू परिवार को नहीं चाहते अब वो? नो बड़ी चाहता है नो बड़ी। नेहरू को तो कोई नहीं चाहता है। राहुल गांधी के बारे में क्या लगता है आपको? वो तो जिस दिन आप माँ कहेगी या माँ का चले जाना हो जाएगा तो वो लंदन चले जाएगा, वो नहीं रहेगा। वो नहीं चाहता था, उसकी माँ ने उसको फोर्स किया। और उसकी जो बेटी है प्रियंका गांधी। हाँ, प्रियंका गांधी, उसका उनका बनता नहीं है माँ के साथ। और उसने ऐसे व्यक्ति के साथ शादी किया जो माँ उसका मुंह भी नहीं देखनी चाहती है। तो सोनिया जी राजी नहीं थी उनसे शादी करने के लिए? नहीं। बीजेपी जो रीजनल पार्टी है ऑलरेडी कमजोर है, आप लोगों ने और तोड़ के सबको कमजोर कर दिया। अभी ममता बनर्जी से पार्टी खत्म हो गई। नहीं कहाँ, शिवसेना, हमारे सारा NCP, उत्तर प्रदेश हमारी है, मध्य प्रदेश हमारी है, गुजरात हमारी है। क्या बात करते हो? टुकड़े तो बाकी लोग हैं, हम नहीं हैं। वैसे मंसूबा क्या है आरएसएस और बीजेपी का, जो अभी मौजूदा मल्टी पार्टी सिस्टम है उसको बाकी रखना या इसमें कुछ तब्दीली? नहीं उसमें क्या खराबी है? कोई बता दे मुझे, कौन सी ऐसी बात है जिससे चुनाव हार जाएंगे तो फिर हम बदल देंगे उस एरिया में कि ये लोग जो थे वो नालायक हैं, इनको किसी और को लाओ। लेकिन हमारे तो बढ़ते गई है, कर्नाटक में हो गई है, अब बड़े पैमाने में तमिलनाडु में आने वाली है, अब तो यूपी में करना ये जो कर्नाटक के तो कर्नाटक में भी कांग्रेस है तो पहले से सरकार है। तो किस बात पर हम इसमें शर्मिंदा होंगे? हमारे तो बढ़ते जा रही है, ऑल इंडिया पार्टी बन गई है। नहीं, एक वो ख्याल है कि बीजेपी शायद तमाम पार्टियों को खत्म करके वन पार्टी सिस्टम चीन की तरफ। वो तो तुम्हारा प्रोपेगेंडा है, इसको नहीं मैं चाहता हूँ जोक समझता हूँ। अच्छा ये जोक है। और क्या है, कोई कर सकता है ऐसा? इंदिरा गांधी ने करने के लिए कोशिश की, क्या हुआ? सारा हिंदुस्तान का खड़ी हो गई। जिस इंदिरा गांधी को 1971 में ह्यूज मेजॉरिटी से जिताया, उसी को जीरो बना दिया था। तो लगता है आज के दौर में अगर कोई इंदिरा गांधी की तरह करे डिक्टेटरशिप तो करेंगे तो उसकी खत्म आवाम खड़ी हो जाएगी उसके खिलाफ। बिल्कुल खड़ा हो जाएगी, ज़्यादा खड़ाई हो जाएगी, क्योंकि आजकल तो और भी लोग पढ़े लिखे हो गए ना। ये ऐसे ही उड़ा रहे हैं ताकि तुम्हारे लोग, तुम्हारे पक्ष के लोग
या जो पक्ष के लोग हैं उनको आप खट्टे खाने के लिए कहते हैं "ओ, ये कर देगा, वो कर देगा", कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने नाम सुना होगा कॉकरोच जनता देखा पार्टी का। और कॉकरोच ही रहने दो। क्या आपका ख्याल है एक इन सब दिन के बारे में? वो फ्लिट लाएंगे और लगा देंगे उस पर, खत्म हो जाएगी वो। और कर नहीं सकते, पार्टी चलाना कोई जोक है। लेकिन ये सब अभी पार्टी तो उन्होंने नहीं बनाया है, मैं लेकिन कह एक रहा हूँ मूवमेंट ये चला रहे पार्टी पेपर बना नहीं लीक के सकते। खिलाफ। और ठीक है वो करने दो सर, बट पार्टी नहीं बना सकते। पार्टी नहीं बना सकते, लेकिन इनका जो मूवमेंट है एक सरकार के उसका खिलाफ, कुछ नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, न्यूज़पेपर में है और तो आप लोग उसकी प्रचार करते हैं बस। ग्राउंड पर कुछ नहीं है। कुछ नहीं। वो मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना चाहिए। वो कहेंगे तो क्या है, कोई मानेगा? ऐसा आपको क्या लगता है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए उनको? धर्मेंद्र प्रधान, हाँ, उसको क्यों ये इनकी क्यों नीट डिमांड का है? पेपर लीक हो गया, हाँ? दूसरे पेपर लीक वो हो ठीक गया। है, वो तो फिर मोदी को कहो। इनको क्यों कह रहे हो कि रिजाइन करो? मोदी को कहो कि भाई इसको निकालो, नहीं निकालेंगे तो मोदी को हटाओ, ये चलाओ, उसमें कुछ दम होगा। वो उसमें डरते हैं कि मोदी आ जाएगा डंडा लेकर। जब फॉरेन पॉलिसी पे बात करते हैं, आप अक्सर लिखते भी रहते हैं, बोलते भी हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज आपके आते हैं। इस वक्त जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है, अमेरिका से बड़े अच्छे रिश्ते थे हमारे, है अब ट्रम्प बार बार भारत का मजाक उड़ाते हैं, नरेंद्र मोदी नेचुरली की आप तौहीन करते नौकर हैं। बनेंगे तो। जब पाकिस्तान ने हमारे देश में घुसकर जी, कश्मीर में उन्होंने क्या 26 पहलगाम हमला जो पहलगाम, है हाँ। 26 अप्रैल को, जी, उनके 26 लोगों को मार दिया। हाँ, और उनके जो महिला थे सब देखते रह गए। पति की जो वो दुर्दशा हो रही थी, जी, हमारी आर्मी को भेजने के लिए तय हुआ था। सारी डिमांड थी कि आर्मी जाकर पाकिस्तान की यानी कुछ सबक सिखा के आओ। जैसे गए ये आ गया ट्रम्प और कहा कि वापस ले लो। ले लिया इन्होंने। लेकिन सरकार तो कह रही है हमने खुद सीज फायर का फैसला किया, जंग बंदी का। ट्रम्प का कोई अरे अच्छा, ऐसे खुद क्यों? कौन कहा कि तुम्हें करना चाहिए? मिलिट्री ने कहा। मैंने मिलिट्री से बात की है, कहते हैं बिल्कुल नहीं, हमें आश्चर्य हुआ। तो जब इतनी तैयारी के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारत का पलड़ा भारी था, लगातार पाकिस्तान को मार पड़ रही थी, हाँ, नहीं, फिर अचानक क्यों? चार टुकड़ा करना चाहिए था पाकिस्तान का, क्योंकि वो सब अलग अलग होने चाहते हैं। जो प्रांत हैं जी, वो सब अलग, चार हैं, सब चार अलग होने चाहिए और कश्मीर तो वैसे भी अलग होना चाहिए। तो ट्रम्प ने क्यों भारत पर दबाव बनाया वापस? क्योंकि वो जानता है कि ये डरपोक है। उसको सिर्फ एक विदेश में आएगा तो थोड़ा व्यवस्था कर दे सही प्रकार के, तो ये बस। अभी जंग चल रही है अमेरिका और ईरान की, तो यहाँ भी पाकिस्तान को अमेरिका बार बार वैल्यू दे रहा है, तारीफ कर रहा है उनके फील्ड मार्शल की, उनके नेताओं की, और इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं है। किसको अमेरिका और ईरान में मीडिएटर बना हुआ है पाकिस्तान। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि ये इंडिया को ये किरदार अदा करना चाहिए मीडिएटर का? करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तुम्हें कहने की क्या जरूरत है? मोदी को तो खुद ये आना चाहिए कि भाई हमारे साथ ऐसे कैसे किया, हम ईरान के साथ जाएंगे, ऐसा कहना चाहिए था। हिम्मत है। तो क्यों इंडिया ईरान के साथ नहीं है, इजराइल के साथ? डरपोक है हम। यानी मैं तो इजराइल का बहुत घनिष्ठ मित्र हूँ, घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र। मेरे टीचर सब इजरायली थे, इजरायली यानी जूस थे। मैं कितने जूस को पढ़ाया। मैं वहाँ इजराइल जाऊँगा, वो क्या शानदार वेलकम होगा। शानदार वेलकम होती है। ये दो बार हुआ। परंतु मैं ये नहीं कहता हूँ कि ईरान के ऊपर आप आक्रमण करोगे तो कोई कारण होना चाहिए। कि इजराइल ने तो कुछ, उनका तो कुछ दुख नहीं हुआ इसमें, अमेरिका का दुख हुआ, तो हाँ इजराइल क्यों इसमें आ गया? तो हम उस समय विरोध करना चाहिए था और इजराइल को कहना चाहिए नो नो, ये अमेरिका और ईरान का है,
दोनों को लड़ने दो, तुम मत आओ उसमें। लेकिन इंडिया ने तो कंडम तक नहीं किया हमले का। तो जानता हूँ भाई, यही तो, ये तो मोदी के बारे ऐसे ही फंसे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ उसने किया, मैं नहीं मानता हूँ कि उसको करना चाहिए था, पर किया तो क्या करूँ। वैसे जो अमेरिका और इजराइल ने कहा कि हमें ईरान में रिजीम चेंज करना है, हाँ 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 या इनका जो हाँ, तो एटॉमिक ये प्रोग्राम क्यों है, नहीं बोलते, ऐसा नहीं कर सकते वो। हमारे वो भी दोस्त हैं, चाइना भी दोस्त है, इजराइल भी दोस्त है, ये कहना चाहिए। और अमेरिका तो यानी जो चाहें जिसको मारना है वो नहीं कर सकते। तो क्या ये पूरा फैसला नरेंद्र मोदी साहब अकेले करते हैं? बीजेपी पार्टी इतनी बड़ी है, कहा जाता आप है चमचे को, डेमोक्रेसी और आप जमहूरियत चमचे को बीजेपी में आपने है। मिनिस्टर बनाया, क्या एक्सपेक्ट करोगे। ये नाम लो, मैं बता दूंगा। ये फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इतने ये काबिल गधा हैं। है। ये इसने एक फ्रेंच, एक जापानीज लड़की से शादी करके उसको वहाँ रखा है अमेरिका में। क्यों इंडिया में नहीं, क्यों नहीं रखता? क्यों नहीं ओपनली से था कि मैंने एक जापानीज को शादी की? क्यों नहीं आपके अखबार वाले कुछ बोलते हैं इसमें? डरपोक, डरपोक तो आजकल तो सबसे नंबर 1 तो हमारी अखबार है। तो उनको सरकार ने बना दिया है ना डरपोक। तो मैं क्या करूं? एक्शन होगा, तो मैं क्या एडवर्टीजमेंट करूं? बंद मैं हो क्या जाएगा, करूं? रेड पड़ेगी। तो यही है ना, मैं बोलता हूं मुझे कुछ नहीं करते। लेकिन आपने भी तो ट्वीट डिलीट किया है। क्या, कौन सी? पिछले दिनों एप्स्टीन फाइल पर एक ट्वीट आपने किया था, हाँ उसके बाद आपने उसको डिलीट कर दिया। हाँ जी, क्योंकि उसमें 2 गलत काम बात थी, इसीलिए मैंने डिलीट किया। फिर दोबारा जो मैंने किया उसको क्या बात थी? और नहीं जी, मतलब ऐसा क्या लिख दिया था आपने कि जो गलत हो गया? मैंने कहा कि मोदी भी इसमें था, उसमें इसके साथ नहीं था। मोदी दूसरे इसमें था, बट इसमें नहीं था। और यदि वो फिर वो वहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन आती, और फिर मेरे पास लोग आते हैं, आपको अब क्या बोलना है? इसके ज़्यादा अच्छा है कि मैं पहले ही कह दूँ कि भाई हमने इसको विड्रॉ कर रहे हैं। तो फिर दोबारा आपने लिखा कुछ उसके बारे में? क्या लिखना उसकी वजाहत की आपने? नहीं नहीं, क्या तो मुझे और कोई काम नहीं है कि यही आपको, आपकी मज़ा के लिए मैं ये ऐसे करते रहूं। हो गया मामला ख़त्म। अभी ये जो अमेरिका ईरान के दरमियान अभी तक डील हुई नहीं है, हाँ, तो आपकी इस पर नजर रहती है? क्या लगता है कब तक फाइनल होगा? क्योंकि पूरी दुनिया पे असर पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल का क्राइसिस है। अमेरिका को भी चिंता नहीं और उनको भी चिंता नहीं। कहते हैं जितना होगा, जो वहाँ लोग जो लोकतंत्र के लिए आंदोलन कर रहे थे उनका सब खत्म हो रहा है। अब ये सारे जो डंडे लेके घूमने वाले लोग हैं उन्हीं का हो रहा है। तो अभी इसमें आप किसको सही मानते हैं? अमेरिका को, ईरान को, इजराइल को, इन तीनों में? क्या है ये सब? इजराइल तो इसमें है, बीच में है, ऐसे ही घसीटा है, और इजराइल का कुछ नहीं है इसमें। अमेरिका मैन है। अमेरिका और इन दोनों के बीच में है, और वो चाहते हैं कि हमारा आदमी बन जाए वहाँ, और फिर ठीक है सब, और हो सकता है हो जाएगा। आपको लगता है हो जाएगा? अभी तक मैं नहीं। कहाँ कह, हो सकता है, इसीलिए मैं कहता हूँ हो जाए यार। अमेरिका अभी तक लगा भी हुआ है, लगा हुआ है, कर रहा है, आस्ते आस्ते कर रहा है, ताकि अब जल्दी करेंगे तो फिर वही चाइना भी उसमें पड़ जाएगा, और दूसरे 2 लोग भी आलोचना करेंगे, तो ये आस्ते आस्ते लेकिन 100 दिनों तक में ईरान ने भी इजराइल को मारा, अमेरिका के बेसिस पे तो मारा, तो ईरान को इतनी कहाँ से ताकत मिली? कहाँ से? है वो शुरू से है। ईरान पढ़े लिखे लोगों का है, और वो बाकी जो मुसलमान का है वो वैसा नहीं है। ये तो शिया है, ये शिया लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं सुन्नी से, और उन्होंने तैयारी भी कर रखी पूरी, मतलब तो तैयार थे, और सिद्धांत भी है। और मैं तो कहता था कि इन दिनों में अब तो बेफजूल है,
कि इंडिया को ईरान और इजराइल दोनों को के साथ होनी चाहिए और दोनों को साथ लानी चाहिए, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे लोग हैं। तो क्यों इंडिया नहीं कर रहा है? डरपोक है, मोदी तो डरपोक है। ये तो आगे आपको क्या लग रहा है कि इंडिया इजराइल के साथ आगे रिश्ता रखेगा, ईरान के साथ? क्योंकि इंडिया का इजराइल का तो मोदी भी नहीं बदल सकता है। ये बहुत अच्छे रिश्ते हैं और वो बदलेगा नहीं। लेकिन शुरू में तो इंडिया ने इजराइल के साथ रिलेशन नहीं बनाया था। वो तो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये लोगों ने किया, वो रशिया को खुश करने के लिए। तो आपकी नज़र में इंडिया के लिए अमेरिका अच्छा है या रशिया अच्छा है? रशिया कोई देश है आजकल? अमेरिका लोकतंत्र देश है। तो मेरा तो शुरू में ही रिश्ता हो जाएगी उसमें। तो आप लोकतंत्र को? हाँ, मैं तो अब लोकतंत्र नहीं है और तानाशाही है, तो फिर मैं सोचूंगा कि करना नहीं करना। मैं चाइना से दोस्ती करने चाहता हूँ, क्योंकि संस्कृति है उनकी बहुत तेज है। लेकिन अमेरिका तो लगातार इंडिया को अब नुकसान पहुंचा रहा है, अभी टैरिफ लगा रहा है। यदि आप अभी पिछले दिनों आप अब उनके नौकर जैसे बोलोगे। ट्रम्प ने पिछले दिनों एक जुमला कहा कि पहले इंडिया अमेरिका को लूट रहा था और अब अमेरिका इंडिया को लूट रहा है। और उसका लोगों ने ये मतलब निकाल दिया कि जब कांग्रेस की हुकूमत थी इंडिया में तो अमेरिका को इंडिया लूट रहा था, और अब मोदी की हुकूमत है तो अमेरिका इंडिया को लूट रहा है। ये सब बकवास है, कुछ अकल नहीं है। और वो समय वो इंदिरा गांधी के टाइम में रशिया का पिट्ठू बन करके हम अमेरिका का विरोध कर रहे थे। उसको हम नहीं मानते। इंदिरा गांधी ने इजराइल को तो नहीं माना, कभी नहीं माना। नरसिम्हा राव ने तो माना ना, आपके अच्छे दोस्त। हाँ, मैंने पहले शुरू की थी जब चंद्रशेखर था थोड़े दिन के लिए जी, उसमें मैंने उनको बुलाया यहाँ। अच्छा। जब फिर सरकार गिर गई, गिरने के बाद नरसिम्हा राव आए। नरसिम्हा राव ने कहा मैं कर दूंगा। तो अपनी नरसिम्हा राव को कहा? हाँ, उन्होंने तो मुझे मिनिस्टर बनने के लिए कहा था। मैंने कहा क्यों? जब वो कह रहा था कि नहीं कांग्रेस का बन जाओ, मैं जनता पार्टी के नाम पर नहीं करूँगा, तो फिर मैंने कहा मत करो। फिर अच्छा ठीक है, मेरी सलाह को मैं तुम्हारी सलाह लेते रहूँगा। ठीक है, तो फिर वो मीटिंग बुलाता था। चेयरमैन तो बनाया था उन्होंने आपको? हाँ, बनाया था चेयरमैन, वही तो कह रहा हूँ। तो कांग्रेस से तो आपने भी फायदा उठाया। तो मैं क्यों नहीं उठाऊंगा? वो इंदिरा गांधी कहती तो मैं नहीं मानता, बट ये तो हमारे दोस्त थे, बहुत पुराने दोस्त। कांग्रेस में कौन सबसे अच्छे दोस्त रहे आपके? कांग्रेस में नरसिम्हा राव तो जरूर थे। नेहरू परिवार से? नेहरू परिवार से राजीव गांधी। कैसे ताल्लुकात थे राजू? चले गए, बट बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने आपको दावत नहीं दी, इनवाइट नहीं किया ज्वाइन करने की? बहुत ट्राई किया। मैंने कहा मैं नहीं बनूंगा कांग्रेस का, मैं तो कांग्रेस का विरोधी हूँ। कांग्रेस से क्यों इतना विरोध आपको? क्योंकि मैं आया इंडिया में और इमीडिएटली ये कांग्रेस वालों ने शुरू कर दिया, मैं अमेरिकन एजेंट आ गया है, उसको प्रोफेसर बना दिया। अमेरिकन एजेंट कहा? हाँ, कांग्रेस अलग। क्या हुआ था उस वक्त, जरा बताइए। वो आया था मैं अमेरिका से, तो अमेरिकन एजेंट होंगे, क्योंकि इस समय सब चापलूस थे रशिया के। कांग्रेस तो बहुत बड़ा चापलूस था कांग्रेस के, ये रशिया के। तो आप अमेरिका में क्या कर रहे थे उन दिनों? अमेरिका में मैं प्रोफेसर था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। हाँ, हार्वर्ड में पीएचडी। उसके बाद मैं कितने साल रहे आप वहाँ अमेरिका? 7 साल। 7 साल। किस सन में, किस साल में? 72 to 79, 62 to 69। उसके बाद फिर इंडिया में आप उसके बाद मैं हर साल 4 महीने के लेक्चर देकर आता था। इंडिया में आने के बाद आपने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था या? हाँ, पॉलिटिक्स में शुरू, क्योंकि मैं आईआईटी में प्रोफेसर बना, इंदिरा गांधी ने मुझे निकाल दिया और मुझे को और कुछ मिला नहीं, और वो सोच रही थी मैं चली जाऊंगा वापस अमेरिका। हाँ, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं अब तुम्हें उतारने के लिए रहूंगा, और मैंने उतार दी उसको। तो उन्होंने आपको हटाया तो इसलिए आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, ये रीजन बना? यही था। तो और कुछ कर नहीं सकता था कोई, किसी जगह में मुझे प्रोफेसरशिप
नहीं मिल रहा था। ये हाल कर दी थी उन्होंने। तो इंदिरा गांधी से डायरेक्ट बातचीत हुई कभी आप? बाद में उसके बेटा मेरा दोस्त बन गया, वो एमपी बन गया। राजीव गांधी या संजय गांधी? हाँ, नहीं, संजय तो जल्दी मर गया ना। तो राजीव गांधी आया तो पार्लियामेंट में मेरे बगल में बैठा। फिर उसने कहा कि मैं तुमसे सीखने चाहता हूँ। मैंने कहा तुम्हारी माँ क्या कहेगी? मैं माँ को कह दिया है कि जितना स्वामी को पता है किसी और को नहीं, और तुम मेरे रास्ते में मत आओ। तो इंदिरा गांधी से दूर थी, बट इसके साथ दोस्ती थी। फिर इसकी हत्या हो गई बेचारे। राजीव गांधी। तो आपने तो उनकी वाइफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया? नहीं बनने दिया, क्योंकि मुझे संदेह था कि ये विदेशी है। दूसरा है कि ये विदेश के लोगों ने इकट्ठे होकर इसको बनाने के लिए राजीव गांधी की हत्या करवाई। भारत का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप किसको मानते हैं? नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव क्यों? 5 साल जो उन्होंने किया। बाबरी मस्जिद उस दौरान डेमोलिश वो हुई, तो इस वजह बाबरी से। मस्जिद छोटी बात है। मैंने देखो, ये मुसलमान को हमने पाकिस्तान दे दिया, यहाँ रहोगे तो हमसे ये बाबरी मस्जिद मत बोलो। ये हिंदुस्तान यहाँ है, हिंदुस्तान है। मुसलमान अपने को हिंदुस्तान मानता है, हिंदुस्तानी मानता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। समझते हैं कि हम पाकिस्तान के हैं या हमारी कोई सिद्धांत ऐसी है वैसी है, नहीं मानेंगे। तो कहाँ मुसलमान पाकिस्तान के साथ? आपको लगता है मुसलमान पाकिस्तान की बात करते? नहीं, बहुत नहीं करते। मेरे घर में मैं कहता हूँ कि तो इंडिया के दामाद मुस्लिम है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मुसलमान मानते हैं? नहीं, बहुत तो मानते ही हैं। सारे मानते हैं? नहीं, सारे नहीं मानते हैं, बट 90% मानते हैं। अच्छा, 1% आपको लगता है कि नहीं? 10%। अच्छा, 10% आपको लगता है कि नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। फिर क्या चाहते हैं वो? वो तो चाहते हैं कि हम पहले भी इसको हमारे पॉकेट में रखी, उसमें आधा मिल गया, अब दूसरा आधा भी मिल जाएगा, ऐसी बात। अब कहाँ जाएंगे अब तो? अच्छा, मैं ऐसी बात तो मैं क्यों महत्व दूं? मैं तो ये कोई मुसलमान कुछ नहीं कर सकता हमारे देश में। अच्छा, हिंदू पुराना हिंदू नहीं है ये हिंदू है, लड़ने के लिए तैयार है। मुसलमानों को तो कुछ मिला भी नहीं आज़ादी के बाद। तो वो तो दूसरी बात है, चले जाओ, नहीं मिला तो रहना है तो फिर रहो। उसमें फिर दाढ़ी मत बनाओ या ये मत करो, टोपी मत लगाओ। मुसलमान की जो भी रूढ़िवादी के लोगों का है वो मत दिखाओ। नहीं, वो तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो रहना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो है कि आप वही कॉन्स्टिट्यूशन के अपने मजहब पर अमल कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वो नहीं है क्या? मैंने कहा ना, कॉन्स्टिट्यूशन को ही मानना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही को मान के रहे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ की आज़ादी है। तो मैं कहा कहता हूँ कि religious पर्सनल आज़ादी लॉ को इसमें हस्तक्षेप करना है। मैंने कभी नहीं कहा। कभी देखो पढ़ के कहीं मैंने ऐसा कहा है? मैं इतना कहता हूँ कि आपका मंशा, जहाँ जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप अपने देश का एकता मानते हो और देश के लिए लड़ोगे, बस इतना ही, और कुछ नहीं। तो ये है, और मैंने करके दिखा दिया। मेरी बेटी सलमान हैदर के बेटे से शादी की, बट उसका भी शादी एक हिंदू से हुई। किसका? सलमान हैदर का। वो उसका पत्नी हिंदू है। सलमान हैदर की पत्नी हिंदू है। हाँ, तो आपके दामाद है ना सलमान हैदर? हाँ जी हाँ। तो उनका मैं कह रहा हूँ ना, उसके पत्नी हिंदू है। जी जी। हाँ। तो आपने तो किया, तो आपको तो प्रमोट करना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम के बीच में भाईचारा हो। मैं ऐसा नहीं करूँगा,
क्यों करूं? अभी जो तो भाईचारा कैसे है? तुम्हें पाकिस्तान जाना था या इंडिया के साथ रहना था? इंडिया में संत इंडिया के हिसाब से करो, मैं इसमें क्यों कहूं भाई आ जाओ भाई, तो इंडिया हम के आपके लिए हैं, क्यों मैं करूं? आप छाती को ठोक कर कहना चाहिए कि हम हिंदुओं के साथ हैं। तो है तो साथ तो इंडिया के। फिर मुझे क्या बोलना है फिर? हाँ, मुसलमान तो कह रहे हैं, तो फिर मैं मुझसे क्यों कहते हो आप? बल्कि मुसलमानों ने तो अपनी कोई पार्टी भी नहीं बनाई, वो कांग्रेस के साथ है या बनाए अलग अलग बनाओ पार्टी नहीं के साथ। बनाओ मैं नहीं जानता, वो तो संविधान को देखेंगे। आपने मुझे कहा कि उनको कहिए आ जाओ बनाओ एक हो जाओ, ये सब मैं क्यों कहूँ? ये तो आपका फर्ज है कि आप अपने को ये हिंदुस्तानी माना है। बिल्कुल, हर एक मुसलमान बस को हिंदुस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। खत्म, फिर इसमें से ज़्यादा नहीं कुछ। ओके, तो बहुत शुक्रिया टाइम हाँ, देने बहुत के लिए, शुक्रिया। बातचीत करने के लिए, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। हाँ। बड़े ओपन हैं सुब्रमण्यन स्वामी जी, पहली मरतबा मुलाकात हुई, बातचीत हुई और तमाम सवालों का तफसील से जवाब दिया है। और कैसी लगी आपको बातचीत, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत शुक्रिया सर जी। टाइम देने के लिए।